नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। छात्रों की दुनिया एकदम सिंपल, सोबर, ओरिजिनल, नो ड्रामा, अनस्क्रिप्टेड, ये वाली लाइफ की छात्र NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 पे आने वाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है, वहाँ के छात्र, लॉ फैकल्टी के छात्र, जज फैक्ट्री भी बोला जाता है। यहाँ से लोगों का सपना होता है कि नहीं वो यहाँ से BA, LLB, LLB, LLM, रिसर्च या फिर पढ़ाएं, ऐसे तरीके का उनका अनुमान होता है लाइफ में, वो लेकर के चलते हैं जो भी इस फील्ड में रुचि रखते हैं। साथ ही साथ एक हॉस्टल में आए हैं, भगवान दास छात्रावास इस हॉस्टल का नाम है, पीछे दिखाइएगा। काफ़ी एक शानदार व्यू देता है आपको, गार्डनिंग की गई है और भाई लोग हैं खड़े हैं, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, LLB कर रहे हैं यहाँ पे। और इस हॉस्टल में सिर्फ LLB के स्टूडेंट रहते हैं जी। इस हॉस्टल में LLB फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे और सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे और LLB थर्ड ईयर के सेकेंड ईयर के सभी बच्चे और थर्ड ईयर के कुछ सभी बच्चे यहाँ पे रहते हैं। 3 साल का कोर्स है यहाँ पे LLB का, इसका जी। तो 3 साल के लोग यहाँ पे रहते हैं। और क्या सुविधाएं क्या क्या हैं इस हॉस्टल में? BA, LLB, LLM वालों को बिल्कुल नहीं रखा जाता? नहीं, BA, LLB वाला हमारा चाणक्य का हॉस्टल है और रिसर्च स्कॉलर जो भी हैं वो हमारे अंबेडकर में रहते हैं। जी। तो यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं, इसको भगवान दास हॉस्टल को बोला जाता है कि नंबर 1 नंबर 2 पे आता है रैंकिंग में। इसकी आप सफाई देख सकते हैं, बाकी हॉस्टल में आपको देखते हैं उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ के वार्डन सर जो हमारे JP राय सर हैं, बहुत अच्छे हैं। हर कमरे में झाड़ू की व्यवस्था, एकदम सफाई, वॉशरूम आपको एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा। मेस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इवन कैंटीन जो चलाते हैं 2 लड़के, बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग रात में साइबर से लौट के भी आते हैं, तो आपको अगर कुछ भी खाना पीना हो बहुत अच्छे से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। अच्छा, एक बहुत सही तरीका है कि सिर्फ LLB वालों को यहाँ पे देते हैं जी। हमारे जैसे हॉस्टल्स में क्या होता है, आर्ट्स के हॉस्टल में BA, MA, रिसर्च सभी तरीके के छात्रों को देते हैं, ताकि एक ये जो इक्वालिटी है और ये जो हम जैसे नॉलेज पास करते हैं एक दूसरे को ना, LLM का छात्र अगर इसमें रहता, BA, LLB का रहता तो आप लोग मेंटर करते, LLM का रहता तो आप लोग को वो करते। क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, डाइवर्सिटी बढ़ानी चाहिए? देखिए, जैसा कि है कि BA, LLB अपने आप में ही 5 साल का एक कोर्स है और LLM भी अपने आप में 2 वर्ष का, 1 वर्ष का और 3 वर्ष का कोर्स BHU फैकल्टी चलाती है। तो एक जगह पे इतने ज़्यादा बच्चे रखना अपने आप में बहुत, मैं बोल सकता हूँ, इम्पॉसिबल जैसी कंडीशन हो सकता है। तो हमारे लिए 3 हॉस्टल हैं, बाकी हमारे लिए बाइफरकेशन कोई नहीं है। हम लोग जाते हैं आराम से, भैया लोगों से बात करते हैं, जो भी हमारे हैं अच्छे से गाइडेंस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। जी। भाई साहब भी लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं जी। क्या नाम रहते हैं? दिनेश चतुर्वेदी, सेकंड ईयर LLB। चतुर्वेदी जी हैं, ये कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश से हूँ मैं, कटनी जिला जी। कटनी जिला के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ फेमस तो नहीं, काफ़ी छोटा टाउन है, लेकिन बिजनेस और खनिज उपजों में, खनिज पदार्थों में है। मार्बल वहाँ से निकलता है, बॉक्साइट, लाइम, एल्यूमिनियम, ये सब की उपज ज़्यादा है वहाँ पे। खनिज पदार्थों में रिच है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आपका कितना दिन हुआ है यहाँ पे? अभी कहा जाए तो 40-45 दिन करीब ही हुए हैं जब से ऑनलाइन क्लासेस खुली हैं। तो अभी शायद 40-45 दिन इतना ही हुआ है। 2 महीने भी कंप्लीट अभी नहीं हुए। 2 महीने भी कंप्लीट नहीं है, फ्रेशर्स आपको बोल सकते हैं हम। लेकिन ये फ्रेशर्स है नहीं, कोर्स वाइज नहीं, पर हॉस्टलर के रूप में ये फ्रेशर लाइफ ही है। फ्रेशर लाइफ ही है। और कैसा लगा ये 2 महीने में आप लोगों को BHU? कैंपस वाइज तो बहुत अच्छा है कैंपस, क्योंकि इतना ओपननेस है, इतनी ग्रीनरी है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ इतने कम दामों में अवेलेबल है। हमने रिसेंटली स्विमिंग पूल ज्वाइन किया है, तो एवरेज कॉस्ट 10 रुपीज़ पर डे है, समझ लीजिए। स्विमिंग पूल 10 रुपीज़ पर डे, 1200 रुपये रखा गया है। हाँ, 1200 4 महीने का, तो एवरेज 10 रुपीज़ निकल के आता है। इतना सस्ता दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सस्ता बता दे रहे हैं कैलकुलेशन करके आप लोग। हम ज्वाइन करने से पहले हमने ये सब सोचा था कि वर्थ इट रहेगा कि नहीं। अच्छा, क्या लाइफ है यहाँ पे लॉ स्टूडेंट की, कैसी चल रही है? अधिकतर बच्चों की लाइफ तो जब कॉलेज चल रहा होता है तो पहले क्लासेस सुबह चलती हैं, तो क्लासेस अटेंड किया, लंच टाइम में वहाँ कैंटीन में लंच किया, लाइब्रेरी में बैठे, शाम को 4 बजे तक आए, फिर थोड़ी बहुत मस्ती हुई, थोड़ा पीछे क्रिकेट खेला, फिर शाम को लाइब्रेरी, लंच, डिनर, यही सब चल रहा है। और कितना तवज्जो मिलता है अदर फैकल्टी के स्टूडेंट से आप लोगों को कि भाई लॉ पढ़ते हैं? प्रोफेशनल कोर्स है ये लगभग? बिल्कुल पूरा प्रोफेशनल कोर्स है और एज अ फ्यूचर एडवोकेट रिस्पेक्ट तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि बाकी फैकल्टीज़ को कम माना जाए या हमें कम माना जाए, इक्वालिटी है। बाकी अगर किसी का वो पर्सपेक्टिव है कि लॉयर्स बड़े अच्छे लोग होते हैं तो वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर वकील साहब ऐसे करके मिल जाता है। 2-3 दिन से वकील साहब सुन रहा हूँ, भैया लोगों को प्रणाम।
क्या एलएलबी करने के बाद सिर्फ वकील ही बना जा सकता है? जॉब प्रोस्पेक्टिव से तो एलएलबी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ना सिर्फ एडवोकेसी, जुडिशरी, पूरा सिस्टम ही आपका पूरा लीगल सिस्टम इसी पे तो डिपेंड है। पूरा लीगल सिस्टम और लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ बोलते हैं तो चौथा स्तंभ जो आप लोग हैं, और बाकी तो इसके बिना तो एक स्तंभ ही गायब हो जाएगा। और जब सारे जगह से जब लोग हतोत्साहित हो जाते हैं ना तो उनको एक ही उम्मीद रहती है, यहाँ से तो कुछ मिलेगा हमको, न्याय मिलेगा, और मिलता भी है। बस वकील बहुत घींच देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें वकीलों का योगदान नहीं है, बहुत सारा प्रोस्पेक्टिव है। आप इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, अब नंबर ऑफ जजेस स्ट्रेंथ कुछ और है और बहाली नहीं हो रही है। अभी तक चाहे वो वो कितने हैं पेंडिंग केसेस इंडिया में? 21-22 हजार जज हैं और पेंडिंग लगभग 3.5 करोड़ केसेस हैं। केसेस हैं 3.5 करोड़। तो डिले और जस्टिस से अगर डिले हो रहा है तो वो जस्टिस की थ्योरी जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके साथ दिक्कत है। न्याय अगर ठीक आपको है। बाद में मिले तो न्याय कहाँ? न्याय कहाँ? और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 15 साल जेल में रह चुके हैं और उनके बाद उनको एक्विटल कर दिया जा रहा है कि नहीं, इन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं, क्राइम नहीं किया। हाँ, उनकी 15 साल जो जब मूल जवानी चली गई है उसके बाद क्या है। तो इसमें सिर्फ वकीलों का योगदान नहीं है। और ये जस्टिस, पूरे और आप जो judicial जस्टिस system की जो बात कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन एक जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व और है। अदर एजेंसी। और अगर आप पूरी जो जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर पुलिस थोड़ी सी बेहतर अपना काम करने लगे तो जस्टिस बहुत जल्दी मिलने लगेगा। वकीलों को निचले स्तर पे ही लोगों को मिल जाएगा जल्दी आपको मैं एक बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है कि 2009 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों को कन्विक्ट कर दिया था मर्डर और रेप में। डेथ पेनाल्टी मिली उनको, नीचे से सेशन कोर्ट से मिला होगा, वो हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ तक जो है इसको अपहेल्ड किया गया। उसके बाद दोबारा जब रिव्यू पिटीशन डाली गई तब हुआ ऐसा कि उसमें पता चला कि जो है ना बहुत शॉर्टी मतलब इन्वेस्टिगेशन था, उसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया नहीं गया था और उनको सुप्रीम कोर्ट से फिर से एक्विटल मिल गया। एक्विटल का मतलब बाइज्जत बरी हो गए वो। फांसी से सीधे बाइज्जत बरी हो। ये एनआरसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ प्रोटेस्ट जैसे दंगा होता है ना, ये दूसरी तरह के issues बहुत हैं। अलग अलग चीजें हैं, बट एक मेनली जो आपका जो पॉइंट है ना, वो आपका जो दोनों बेसिक में पॉइंट है कि जस्टिस सिस्टम, तो जस्टिस सिस्टम में वकील ही नहीं है, इसकी और भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस सिस्टम है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पुलिस सिस्टम अगर प्राइमरी जैसे कि न्याय दिलाने का तरीका वो पुलिस के पास बहुत अच्छे से होता है, वो चाहे तो सारी चीजें वहीं सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में मैटर ये है कि आपके आईपीसी में डिसाइड है कि कुछ केसेस में पुलिस बेल दे सकती है। ऐसा नहीं है हर मैटर जुडिशियरी तक पहुंचे या फिर मजिस्ट्रेट तक पहुंचे, बट है क्या ना कि अभी भी जस्टिस सिस्टम में तो बोला जाता है कि एक तरह से करप्शन भी एक इशू है। तो यहाँ तो कुछ हद तक क्या या बचा ही हुआ है, लेकिन पुलिस सिस्टम में हम उनको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम एक इस तरह का माहौल पैदा किया गया ना, और इसमें पब्लिक भी उतनी ही दोषी है अपनी सुविधा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर जॉब अभी हो जाती है, आपको 2 दिन में रिपोर्ट करना है, आप ही सबसे पहले सीईओ को जाके बोलेंगे कि मेरा 200 रुपया ले लो और मेरा 1 दिन में बना दो। अगर उसको 15 दिन का टाइम फ्रेम है, तो ये सिस्टम करप्शन पैदा कहाँ से हो रहा है? कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। इसको अब बेटर प्रोनाउंस करना नहीं है, कर सकते। हाँ, जी, जैसा बेटर प्रोनाउंस करना है तो सुविधा शुल्क कर लें। आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, 50 रुपया थमा के निकल जा रहे हैं, और आप यहाँ पे लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे हैं कि अरे करप्शन है यार। क्योंकि खुद जब फंसते हैं तो करप्शन दिखता है, लेकिन जब अपना बेनिफिट उठाना होता है उस समय हम उसी करप्शन को एक हथियार के रूप में यूज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है सबसे ना, बड़ी बात यह है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक प्राइमा फेसी चेहरा आपको नज़र आता है कि कोर्ट, लेकिन वो अकेला कोर्ट का सोली डिपेंडेंट कोर्ट केवल कोर्ट पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि उसके साथ ही साथ कई सारे फंक्शनरीज होते हैं पे काम करती है, एविडेंस और पुलिस लेकर के एविडेंस कलेक्ट करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जिसमें पुलिस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ, उसकी भूमिका सबसे प्रमुख होती है। अगर ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं होगा, एविडेंस ही कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, तो जस्टिस जुडिशियरी डिले या होगा। फिर एडवोकेट क्या कर पाएगा? बहुत ज्यादा न्याय पे बातें हो रही थी और न्याय को तवज्जो हम लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आएंगे क्या भैया? कुछ आपसे भी सवाल पूछूंगा। फैकल्टी में आपके चीफ जस्टिस कोई आए हुए थे इधर बीच, और फॉर्मल चीफ जस्टिस दो क्या नाम था उनका? एक टीएस ठाकुर थे और एक जस्टिस चिलैया, वेंकट चिलैया। वो 94 इयर्स के थे। 94 इयर्स के थे, मतलब वो 30 साल पहले रिटायर्ड हो गए। 1993 में वो चीफ जस्टिस थे। 1995 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू की कमेटी बननी थी, वो उसके चेयरमैन उसके चेयरमैन भी थे।
और चिलैया इसके chairman, हाँ, इसके chairman। जस्टिस वेंकट चिलैया काफ़ी इंटेलेक्चुअल कितनी इज्जत उन्हें यहाँ मिली। एक जस्टिस भी थे जम्मू कश्मीर कोर्ट के, डीएस ठाकुर थे, वो सेकंड चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर कोर्ट के थे। हाँ, तो तीन लोग एक ही और साथ सीनियर आए। एडवोकेट प्रदीप राय सर भी आए हुए थे। एडवोकेट ही नहीं, वो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट एलुमनाई बार काउंसिल के के वाइस वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी हैं। हैं। हमारे एलुमनाई हमारे यहाँ के एलुमनाई बीएचयू के ही मतलब पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं। अभी इनके जो वार्डन, हमारे वार्डन हुए जेपी राय उनके सर, बैचमेट। इनके बैचमेट थे, इनके वो भी बैचमेट। आए हुए थे। फिर से नाम रिपीट करिए इनका। प्रदीप राय सर, प्रदीप राय, हाँ, ये जो वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल बात से के वाइस इनके प्रेसिडेंट। बारे में कुछ किया जा सकता है अगर ये बीएचयू एलुमनाई है तो। अरे उन्होंने अपना ओपन स्टेटमेंट में हमेशा बोलते हैं कि कोई भी बिगनर्स अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आया है जो एलएलबी कर रहा है, जिसको इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन नहीं समझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएचयू से हूँ और मैं भी फर्स्ट जनरेशन ही था, तो वो तो कम से कम सेकंड जनरेशन हो गए, क्योंकि हम उनके लिए अवेलेबल हैं। प्रदीप राय सर तो हम लोगों के गार्जियन आप मान सकते हैं। इंटर्नशिप लेना हो, कोई भी मुद्दे पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। एक अपने आप में बहुत बड़े लॉयर होके, और वो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, अपने आप में बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और बहुत मदद करते हैं। जिनका इंटरेक्शन रोज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ होता है, वो हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में ही एक समय देना बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के थ्रू जो फॉर्मर चीफ जस्टिसेस थे, उनका यहाँ आना हुआ, उनका काफ़ी रोल था उनको यहाँ बुलाने में। तो मतलब बच्चों के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, झुकाव करते रहते हैं वो काफी हमारे ज्यादा लिए। सुना था कंजस्टेड हो गया था, लोग ओवर क्राउडेड प्रॉब्लम थी। आप सोचो सुप्रीम कोर्ट के दो चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस साइमल्टेनियसली, और एक हाई कोर्ट के जस्टिस आपके साथ इकट्ठा बीएचयू में आ रहे हैं। मतलब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट है कि दो चीफ जस्टिस एक साथ इकट्ठा होता है। कहीं आप एक जस्टिस को नहीं देखते और चीफ जस्टिस इकट्ठा। तो बीएचयू में इतने बड़े बड़े सेमिनार हॉल और काफी सारी चीजें होने के बाद भी ये कंजस्टेड कैसे हो गया? ये मामला वेरी शॉर्ट टाइम में इसको अरेंज किया गया था, क्योंकि वो दोनों लोग यहाँ तीर्थाटन के लिए आए थे। उनका जो प्राइम ऑब्जेक्ट था वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने था। अच्छा। इस बात को रिवील भी किया जस्टिस टीएस ठाकुर सर ने। उन्होंने कहा कि जो वेंकट चलैया सर है, उनकी एक आखिरी इच्छा थी, वो कर्नाटक गए थे टीएस ठाकुर सर। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने बताया कि वेंकट चलैया सर ने कहा कि ब्रदर मेरी एक लास्ट इच्छा ये है कि मैं काशी एक बार घूम आऊँ, और लगता नहीं है कि अब ये पूरा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 96 ईयर के हैं। तो टीएस ठाकुर सर ने कहा कि नहीं सर, और मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करूंगा। फिर दोनों लोगों ने पूरी फैमिली के साथ प्लानिंग किया, यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद अपने आप को इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि बीएचयू आए हैं, बनारस आए हैं, और बीएचयू और फिर लॉ स्कूल ना घूमे माँ बना के। अरे तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, बहुत दिग्गज लोग आते हैं। मधुशाला भी यहीं गाई गई थी पहली बार। आप ठीक है। बनारस टॉकीज पढ़ते हैं, इसी दो हाँ। चार कमरे की किस्से हैं। सत्यव्यास यहीं पे रहे हैं और यहीं पे लिखे हैं, अनुराग भैया, काफी लोगों को आप पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा कमरा नहीं है जो कमरे में कोई रहने वाला ये कह दे कि इस कमरे से जज ना निकले हों। इस कमरे का कोई ऐसा, हर कमरे का अपना एक इतिहास है। किसी कल 8 जज लोग अपने परिवार के साथ आए हुए थे और अपने अपने कमरे को खोजते हुए नीचे से ऊपर तक, फर्स्ट ईयर में किस कमरे में रहे, सेकंड ईयर किस कमरे में रहे, का थर्ड किस्सा है, ईयर ये हर रोज आते हैं, 2-3 हम दिन लोगों के के बाद साथ का चाय किस्सा पीते है। हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं, बस वो ढूंढते, अच्छा ये कमरा 30 है, अरे ये तो मेरा कमरा था यार, हम 3 लोग यहाँ से, मेरे एक भैया थे वो जज निकले थे, वो सीनियर। तो हर कमरे का अपना एक इतिहास है, उस कमरे में रहना ही अपने आप में। मतलब सोचिए आज के 40 साल बाद आप आए तो वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। कई दफा सुबह में नॉक होता है दरवाजे पर और पता चलता है कोई जस्टिस हैं, और ये कोई नाम जज हैं, सीनियर जज, ये कोई सीनियर नाम- लॉयर। अब खोलेंगे ऐसे, अंदर से कभी कभी ऐसा भी हो जाता ना, स्टूडेंट है, हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ जाती है जो बनारस का ट्रेडिशनल भाषा में जिसको हम लोग खुशी से संबोधित करते, भोसड़ी वाले डिस्टर्ब कर रहे हो। बाहर गेट खोले तो पता चला कोई जज खड़े हैं, कोई सीनियर लॉयर खड़े हैं, अवाक रह जाता है लोग। लेकिन वो लोग इस चीज़ को ऑफेंडेड नहीं मानते, क्योंकि भी इसी जर्नी से गुजरे हैं। उनको पता है कि यहाँ का ये बेसिक प्रिंसिपल है आवोभगत करने का। सोचिए उनका मेंटल स्टेटस कितना, मतलब सुलझे हुए व्यक्ति बच्चे अभी भी हॉस्टल का नाम आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। भगवान दास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बताने की जरूरत है। अभी डॉक्टर इनसे भगवान पूछिए। दास एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट सोशल वर्कर थे, स्कॉलर थे, और देश की आज़ादी में भी उनका रोल रहा है। और आपको बता दें कि 1955 में उनको भारत रत्न भी मिला है इसी के लिए। अच्छा। फिर यहाँ के बच्चों में एक फेमस चीज़ ये भी है कि डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल से आप डॉक्टर भगवान दास मार्ग पहुँचने का उद्देश्य होता है।
अब डॉक्टर भगवान दास मार्ग पहुंचने का क्या उद्देश्य होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जाने का मुख्य मार्ग है उसका नाम भी डॉक्टर भगवान दास इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो not इसलिए even यहाँ के। जो एडवोकेट बनने का प्रयास करता है, जैसे प्रदीप राय सर हुए, तो उन लोगों का उद्देश्य यही होता है कि डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल से यात्रा शुरू हो और डॉक्टर भगवान दास मार्ग तक पहुँचे। फिर आपको एक और बता दूं, डॉक्टर भगवान दास ने ही जो आपका काशी विद्यापीठ है इसकी स्थापना की थी और प्रिंसिपल वो हेड मास्टर उस समय वही थे पहले। इन्होंने स्थापना की थी, फाउंडर थे ये। एक बहुत बड़ा चेहरा है जो इस हॉस्टल की नींव है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और मालवीय जी ने सभी हॉस्टलों के लिए ऐसा किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के प्रोमिनेंट और विशेषज्ञ या महान विभूतियां जिन सबके नाम पे अलग अलग हॉस्टल, जैसे बीएचयू से ताल्लुक रखते थे ये भगवान दास। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी स्थापना में भी उनका रोल था। हाँ, बिल्कुल, मतलब महामना के काफी करीबी थे। इंस्पिरेशन होता ना, अगर कोई बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हो बहुत तो बड़े एक एडवोकेट और एक इंस्पिरेशन होता है। और जब पूरे लॉ बिरादरी भारत का लीगल सिस्टम का ये मोटिव होता है, चाहे वो जुडिशरी में हो चाहे एडवोकेसी में हो, कि एक बार डॉक्टर भगवान दास मार्ग से होके गुजरे हैं वहाँ और हम उनके नाम पे उन्हीं के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य दिल्ली की में बात भगवान है। दास के नाम, डॉक्टर भगवान दास के नाम पे कॉलोनियाँ भी हैं। अच्छा, बनारस में ये आपके सिगरा, और ये डॉक्टर भगवान दास उस डॉक्टर समय जब भगवान सेंट्रल दास, असेंबली होती थी उसमें इलेक्टेड मेंबर भी थे। भगवान दास। हाँ, और उनके अब क्या ही कहा जाए, यहाँ से लेके वहाँ तक का जो जर्नी है, हर एक लॉयर का जो है वो हर एक कवर बच्चे का करना यहाँ चाहते से हैं। कि वहाँ जाएं। एक एक चेंबर मार्ग हो गया, जाता है यहाँ भगवान दास मार्ग चाहे वो बड़ी- बार में हो बेंच में हो, मतलब लॉयर बनना चाहे जज बनना चाहे, अल्टीमेट गोल यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल या फिर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वो भी डॉक्टर भगवान दास दो ही अल्टीमेट गोल होता है। मिनिमम कहीं से शुरू हो। अब कोई आईपीएस बनना चाहता है वही चाहेगा कि हम चीफ सेक्रेटरी ऑफ भारत सरकार बन जाए। बिल्कुल। उससे नीचे तो सब लोग बनते हैं जो इनिशियल फेज में, तो अल्टीमेट गोल वही है सबका। कोई वहां लेकिन सिविल जज के बाद हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते एक अरसा लग जाता है। जज बनने के लिए कोई एक चीज नहीं है कि आप सिविल जज का एग्जाम दें और आप जज बने। वो एक आपका मीडियम हो सकता है कि उस तरीके से भी आज पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत से तरीके हमारे पास और भी हैं। जैसे हम हायर जुडिशरी के लिए 7 साल प्रैक्टिस करते हैं और सीधे एडीजे बनते हैं और हाई कोर्ट प्रमोट होते हैं। और दूसरा हमारा एक है कि जो हमारे मतलब बोल सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, विद्वान जो वकील हैं, प्रोमिनेंट लॉयर हैं, वो उनको अगर हमारा राज्यपाल या राष्ट्रपति समझता है कि इनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे न्याय व्यवस्था को ऐसा कर सकते हैं जो सुचारू रूप से चले, बहुत अच्छे से चले, इनकी ज़रूरत है, तो उनको ऑफर दिया जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं। और वो हाँ, वो डायरेक्ट जस्टिस बनते हैं हमारे हाई। नहीं, वो फोटो नहीं, देखिए फकीर की जिंदगी कैसे, डॉक्टर भगवान दास मार्ग जाने के लिए इन्होंने कैसे जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ये वीटी, शानदार वीटी दिख रहा है वहाँ पे। वीटी सिर्फ बाबा विश्वनाथ के नाम से ये फेमस है। बिरला टेम्पल है ये, न्यू काशी विश्वनाथ, पुराना वाला गोदौलिया में है। और आप पूरा दृश्य दिखा चुके हो तो कृपया मेरी तरफ भी आ जाए। पहले दिखा लीजिए कितना बढ़िया, ये जो जितने भी ये फैसिलिटीज़ दी हुई हैं यहाँ पे, रात में और शाम में क्या छात्र बैठ के पढ़ते उड़ते हैं? अभी थोड़ा गर्मी है तो कम रहते हैं बच्चे, लाइब्रेरी चले जाते हैं, साइबर लाइब्रेरी में एसी की व्यवस्था है। तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हाँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, सुबह हमारे भैया लोग जो हैं, जो आपको रोहित भैया नीचे मिले, वो व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं 5-6 बच्चे। मतलब योगा होगा कभी माहौल यहाँ गुरु जमा रहता है योगा बढ़िया होता है, शाम को पीछे बैडमिंटन क्रिकेट होता है, मैं और कुछ बच्चे रस्सी कूदते हैं, हमें स्किपिंग का शौक है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। क्या भाई साहब कुछ एक बहुत बढ़िया टर्म बता रहे थे कि लॉ के छात्रों का ये देखो संघर्ष देखो, वो कौन से शब्द बोल रहे थे भैया? क्या देखो, क्या दिखा रहे थे? नहीं, फकीरी देखिए, इसी फकीरी से डॉक्टर भगवान दास मार्ग तक का सफर तय होता है। देखिए ये सादा एक 2 चौकी मिला है, 2 कुर्सी मिला है, 2 टेबल मिला है। कुर्सी टेबल चौकी बस इतनी ही जिंदगी है, और उसके बाद किताबें हैं। किताबें हैं, चौथी चीजें नहीं, आप लोग भी आगे बैठिए। क्या ये किताबें दिख, कबर्ड दिया हुआ है, तो किताबें टेबल पे ही दिखेगी ना भाई। तो किताबें सही में नहीं दिख रही नहीं, किताबें दिख रही हैं, आप देखें। भैया का भी 4 दिन पहले अलॉटमेंट हुआ है। किताबें, हाँ अभी दिखी किताबें। हाँ, तो किताबें दिखेगी। अब टेबल पे तो 2 ही किताबें रहेंगी ना, टेबल पे दिखाने के लिए किताबें तो रखनी नहीं है। भैया आप मेरे से ज्यादा किताब आप पढ़ने के लिए 4 ही किताब की जरूरत पड़ती है। पढ़ने के लिए 4 ही किताब की जरूरत पड़ती। क्या
आप नीचे मिले थे, अभी नहा करके आ रहे थे ना? क्या नाम है आपका? नाम भानु चौहान। भानु चौहान कहाँ से हैं सर? हम कन्नौज से। कन्नौज से। क्या यहाँ पे बढ़िया फील हो रहा है? लोग सराउंडिंग बढ़िया मिल रहा है? हाँ, बढ़िया वातावरण है, आराम से। अब सीरियस फेस लेके टहल रहे हैं एकदम। सीरियस? सीरियस फेस लेके टहल रहे हैं आप एकदम। नहीं, सीरियस क्या, लाइट माहौल है, आराम से रहिए। हाँ? पढ़ते बहुत हैं, रात भर सोए नहीं होंगे। अच्छा, पढ़ते हैं ये? नहीं, एक्चुअली आधा से ज्यादा कमरा बंद इसलिए कि आधे से ज्यादा लोग साइबर अभी आपको लोग रात साइबर भर लाइब्रेरी में बैठते हैं। मिलेंगे। सुबह 5 बजे आते हैं। जिनको ये हॉस्टल मिलता है सभी मतलब इंडेक्स बढ़िया होता है, उनका रैंक अच्छा आता है, टॉपरों को मिलता है। हाँ, 100 लोगों को लगभग हॉस्टल मिलता है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी अप्रोक्सीमेट। एडमिशन लगभग 300 लोगों का होता है। 300 लोगों तो आप इसी से दौड़ लीजिए कि जो ऊपर के मेरिट में या फिर जो कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए जो भी उस कैटेगरी में मेरिट में है, तो उन्हीं 100 लोगों को मिलना हॉस्टल। कुछ कहना होता है कि एलएलबी में लोग 50 लोग छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, उसके पीछे कारण एक है, देखिए ये सच्चाई है। हर कोई, आप भी अभी अगर कैमरा पकड़े हैं तो आपके लिए अर्थ जरूरी होगा ना, फैमिली जरूरी होगा। एलएलबी का कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो जब ग्रेजुएशन करके बंदा जब निकलता है घर से, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन उसकी फैमिली की उसके साथ जुड़ जाती है, और जब वो जुड़ जाती है तो उसके पर फैमिली का प्रेशर, क्योंकि ये कोर्स भी 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, 3 साल यहाँ भी देने हैं। तो 3 साल कंप्लीट होते होते किसी भी सामान्यतः एज 25 के पार कर जाता है। अब 21-22 की उम्र में घर से निकला है और घर से प्रेशर है। कोई बीटेक किया हुआ बंदा मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग कोई बीटेक किए हुए हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारा का प्रेशर होता है, और वो साइमल्टेनियसली कमीशंस का पेपर, वनडे एग्जाम का पेपर दे रहे होते हैं। तो जिन किन्हीं का भी सिलेक्शन होता है तो जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जुडिशरी भी अपने आप में बाद में कंपटीशन दे के निकालना है, और एडवोकेसी में तो ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि 5 साल 10 साल आपको स्ट्रगल करना है, तब जाके कुछ मिलेगा। अब उसको इनिशियल फेज में जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, उनकी फैमिली के लिए यही एक सर्वाइवल पॉइंट बचा है। उसको अगर 30,000 40,000 का जॉब कहीं श्योरिटी के साथ मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो वो इसके एवज में उसको प्रेफरेंस देता है और वो गिव अप करके चला जाता है। और यहाँ पे जब इंटर्नशिप करने की बारी आती है तो 3 साल के बाद, तो क्या ये मदद मिलती है? हाई कोर्ट लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई जाते हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग कमीशन, आप यूएनएचआरसी का कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लीजिए, इन सारे जगह कहीं भी आप किसी भी लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट में किसी भी बेंच में आप चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चले जाइए, आप बीएचयू का तमगा लेके गए हैं, आपको 2 4 10 लोग ऐसे ही मिल जाएंगे। वही तो, बीएचयू का नाम मालवी जी की वजह से बहुत ज्यादा है। मालवी, और इस फैकल्टी की वजह से किसी भी सुप्रीम, आप किसी स्टेट के, बिहार, यूपी के और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मतलब हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया के किसी भी लोअर जुडिशरी के बेंच में चले जाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आप खोज लेंगे तो 2 4 बीएचयू के एलुमनाई मिल जाएंगे जो जुडिशरी में बैठे पड़े हैं। और इंटरव्यूज में भी लोग मिल जाते हैं, अच्छे से मिल 100 जाते साल का इतिहास रहा है। सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू में इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो बीएचयू के बंदे हैं और उस बेंच में अगर बीएचयू के लोग मिल गए या प्रोफेसर मिल गए इंटरव्यू में, तो उस कंडीशन में, क्योंकि वो उन चीज को एक लेगेसी छोड़ के गई है, लेगेसी का बेनिफिट हर इंसान को मिलता है, चाहे वो सोसाइटी की लेगेसी हो, चाहे आपकी फैमिली की लेगेसी हो, वही इंस्टीट्यूशन की लेगेसी हो, वहां पे लेगेसी को फायदा मिलता है। इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना कि नहीं वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को सेलेक्ट करते, ऐसा कुछ नहीं, लेगेसी है, और इस लेगेसी को हर कोई फॉरवर्ड करता है। लेगेसी को बिल्ड करने में हम 6-6 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे 4 बजे तक 5 बजे तक बैठ के क्लासेस करते हैं, तो जो क्वालिटी है आपको वहां से दिख जाएगी। क्लासेस में मुख्य विषय क्या क्या है? क्या क्या हमें टोटल 36 पेपर्स पढ़ने होते हैं। अच्छा। 36 लॉ पेपर्स। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको पूरी लॉ फैकल्टी एकदम वाइब्रेंट मिलेगी। अच्छा। हर वक्त क्लासेस चलती रहती हैं। एक दिन का रूटीन बताइए कि एक दिन कौन कौन सी क्लास रखी गई? तो सेमेस्टर वाइज कोई भी एक, अभी आपका क्या चल रहा है? अभी हमारा 6th सेमेस्टर चल रहा है। सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू हो पहली जाएंगी। क्लास कौन सी होती है? जी, हमारी पहली क्लास जो होती है वो बैंकिंग लॉज की होती है। Banking ठीक है, वैसे ही 6 क्लासेस चलेंगी, बीच में 1 घंटा का रिसेस होगा, और शाम 5 बजे तक आपको बैठे ही रहना है क्लास में। अब जब इतने देर तक बैठेंगे, इतनी क्लासेस बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जहाँ चलती हैं। अगर इतना पढ़ेंगे तो आप में ही टैलेंट आएगा ना। प्रोफेसर्स के बारे में तो बातें कर ली जाए थोड़ी सी। टैलेंट देना, भगवान दास के मार्ग से गुजरना। पूरे भारत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो 36 पेपर पढ़ा के एलएलबी की डिग्री दे रही है। कोई 20 पेपर 22 पेपर में डिग्री दे रही है। अच्छा। और हम 36 पेपर पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक एक पेपर में 4 4 पेपर पढ़ रहे हैं।
एक पेपर में 4 स्टैट्यूट्स को पढ़ रहे हैं। बैंकिंग लॉ की बात इन्होंने की, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी शामिल है, वो अलग से इंडिविजुअल एक्ट, रेगुलेशन एक्ट वगैरह, फेमा भी उसमें पढ़ना हमको, फॉरेन एक्सचेंज, उस सारा ये सारी चीजें, मतलब एक पेपर तो एक है जो 6 महीने में निकल जाएगा, लेकिन उसमें 4 एक्ट्स को पढ़ने हैं, मतलब 4 अलग अलग कानून को पढ़ना है। तो उस तरह से अगर जोड़े ना तो 60-70 स्टैट्यूट्स हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं। 36 पेपर हैं और इतने स्टैट्यूट्स हैं। लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटी, जो कुछ यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ 2 से 3 क्लासेस, 4 क्लासेस मैक्सिमम। डीयू में 4 क्लासेस चलती हैं। आप पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ भी 4 क्लासेस चलती हैं। यहाँ पे स्कूल टाइम में भी इतने क्लासेस नहीं किए थे जितने क्लासेस लॉ स्कूल बीएचयू में करना पड़ रहा है। क्लासेस होती हैं अब बहुत ज्यादा। मुरली सर कैसे प्रोफेसर है? अरे जूरिस्प्रूडेंस की बात कर लें तो मुरली सर जूरिस्प्रूडेंस और लेबर लॉ और जूरिस्प्रूडेंस में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नोन टीचर्स हैं भोपाल। ऐसे ऐसे टीचर मिलेंगे आपको बीएचयू के, अभी भी मतलब टीचर्स फैकल्टी लेवल में हैं। आपके पड़ोसी मुल्क का जब संविधान बन रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बीएस मिश्रा सर, उनको बजाबता यहाँ से बुलाया गया था कि आप हमारे संविधान बनाने में हमको मदद कीजिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नेपाल का संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग, एमपी सिंह सर, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े हैं जिनको कहीं नहीं सकते। एक प्रोफेसर है पीके सिन्हा सर, अच्छा पीके सिंह, वो एक अरेस्ट पे ही किताब लिख दिए, तो उनकी किताब इतनी मोटी हो गई। 3 किताबें लिखी उन्होंने, मतलब इतनी मोटी, मतलब एक टॉपिक पे वो किताब लिख दे रहे हैं। हाई कोर्ट के इतना ज्यादा कंटेंट दिमाग में, इतना कंटेंट दिमाग में। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उनकी किताबें खरीद कर अभी भी पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है, रोहित रंजन नाम है। मैं सेकंड ईयर, आप भी? मैं एलएलबी सेकंड ईयर में हूँ। एलएलबी सेकंड, अच्छा जूनियर है आप? हाँ, ये भैया सीनियर है। यहाँ पे भी ये जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर लें या फिर एक डिकोरम कह लें, ऊपर में 3rd ईयर है, नीचे 2nd ईयर सुविधा है, अनुसार और जैसे ही ये 3rd ईयर में होंगे इनको ऊपर प्रमोट किया जाएगा। अभी हम लोग का सेमेस्टर आएगा तो फिर हम लोग। वार्डन कैसे मिले हॉस्टल में, क्या माहौल है? वार्डन सर काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी जैसे पूरे भगवान दास में आप जो देखेंगे ना, तो जो एक डिसिप्लिन आपको और दिखेगा, और जो हॉस्टल का डेकोरम दिखेगा, क्लीनलीनेस वगैरह, हाइजीन वगैरह दिखेगा आपको, और इवन यहाँ के बच्चों में और जो स्टाफ हैं यहाँ के, उनमें भी जो एक आपको डेडिकेशन दिखेगा हॉस्टल को अच्छा बनाए रखने के प्रति। हाँ, जो एमटीएस स्टाफ हैं या जो ऑफिस स्टाफ हैं, आप कोई भी काम बहुत, तो वो सब झाड़ू वाड़ू लगाते हैं आपके रूम में? एवरीथिंग आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी सामने देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। 2-4 डस्टबिन गए होंगे किसी भी, ये डस्टबिन वगैरह साफ रहता है हमारा। ये बहुत बढ़िया सुविधा दिया हुआ है, हमारे हॉस्टल में नहीं है। हर जगह है, यहाँ से लाइन से डस्टबिन लगे हैं। हर जगह हर रोड डस्टबिन रखना तो ये अच्छी बात है। आपके पास बेसिन है, देख लीजिए बेसिन की सफाई का, बेसिन की सफाई, हाँ देख सकते हैं। ये जो एक नया तरीका इजाद किया गया है ना, कुत्ते गिरा देते हैं। हमारे रूम के सामने डस्टबिन पूरा कुत्ते गिरा देते हैं। यहाँ आपको मैं एक वाक्य से बताता हूँ कि हमारे वार्डन साहब कितने, मतलब किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे जो है ना उनमें डिसिप्लिन देते हैं एक बार, और सोच को कैसे वो प्रभावित करते हैं, जिस तरीके से ग्रूमिंग होनी चाहिए बच्चों की। मैं एक बार ऐसे उनके ऑफिस में गया था, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मेस महाराज का क्या नाम है, तुम्हारे कैंटीन में जो तुमको सर्व करते हैं उनका क्या नाम है, जो आपको झाड़ू लगाने आते हैं पहले पूछे कि रोज सुबह झाड़ू लगती है कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय पे डेली उसी वक्त पे आपके घर पे दरवाजे पे ठकठकाने का वो आवाज़ आएगा और आपके रूम में झाड़ू लगेगी। ये किसी हॉस्टल में नहीं होता, तुरंत ऑन द स्पॉट एकदम डेली बेसिस पे होता है, ये एक दिन गैप नहीं जाता। पूछ कर, अगर पूछ के रूम बंद है तो वो रूम, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि वो रूम एक व्यक्ति का, जो नया भी स्टूडेंट आता है जिसको ज़्यादा नहीं मालूम है कि क्या रूल्स रेगुलेशन है, उनका रूम नॉक करके और वो पूछते हैं कि भैया झाड़ू लगा दें, और फिर वो झाड़ू वाड़ू ये बाकी सारे हॉस्टल में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। क्या नाम है सर का? जेपी राय। जेपी राय, नैतिकता से उनका बहुत पुराना रिश्ता लग रहा है बहुत। और वो एक चीज़ हर एक बच्चे को समझाते हैं कि जो यहाँ पे तुम्हारे लिए सर्विस दे रहे हैं वो आपके सेवक हैं, आपके नौकर नहीं हैं। इसलिए वो हमेशा ये बात को बताते हैं कि जो भी आपको सेवा दे रहे हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार रखें, और उनकी दुख सुख के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ आप मतलब एक अच्छा कोहेजन बना के रखें। वैसे भी ये कहते हैं कि अगर कुछ टूट फूट हुई है, मान लीजिए कोई पाइप टूट गया है या वाटर कूलर काम नहीं कर रहा, तो तुरंत ये बात हमारे नोटिस में लाई जाए, ताकि प्रोफेसर पे बात करते हैं, क्योंकि ये जज फैक्ट्री है और भगवान दास का रास्ता अगर यहीं से जाता है, लोग यहीं से वकील बनते हैं, जज बनते हैं। तो बात करेंगे कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं जिनके सामर्थ्य पे इतना बोला जा रहा है, वो कैसे हैं?
हमारे यहाँ जो हमारे सर हैं, जो टीचर हैं, इतने अच्छे हैं कि आपका अगर 9 बजे से क्लास चलता है तो वो 9:01 पे अपने क्लास में आते हैं और पूरा इस एज पे जो उनका 50-55 के आसपास चलता है पूरा पढ़ाते हैं और 1 घंटे खड़े होके ऐसे पढ़ाते हैं, इस ऊर्जा से पढ़ाते हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखा। अपनी कॉलेज लाइफ के बाद वो पूरा 1 घंटा इस तरह से पढ़ा के और वो समझाते हैं जो आपको लगता है कि जब आपके अंदर पूरा चला गया है, और उसके बाद जब उनका पूरा खत्म हो जाता है तो वो 10 बजे निकलते हैं और दूसरा टीचर वो 2 मिनट के बाद फिर आपको आता है। तो आप समझ रहे हैं इतना जैसे इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप किसी चीज को सिर्फ अपना ड्यूटी है, बस हमको करना है, इस पैशन के साथ करेंगे तो ये डेडिकेशन नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही आप अगर पैशन के साथ करेंगे कि नहीं पढ़ाना मेरा पैशन है और ये बच्चे की ड्यूटी अब हमारे ऊपर है कि इनको कैसा शेप देना है, तब जो आप पंचुएशन के ये साथ दिखता है, ये यहाँ दिखता है। स्कूल टाइम में भी बहुत कम इस तरह के टीचर्स मिले जो ऐसा दिखता है। और टीचर की क्वालिटी की बात कर लें तो आप पूरे भारत के किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में चले जाएं। कितने जज दिए बीएचयू ने अभी 1-2 साल में? गिनती नहीं है, गिनती नहीं है वो। उसको जब यहाँ पे फिलहाल में 2-3 सालों में कितने मिले जज? 2-3 सालों में देख लीजिए, पिछली बार बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया तो वहाँ पे लगभग 250 के आसपास सीटें थी। वहाँ पे 40 से 42 जजेस जो हुए बीएचयू के ही एलुमनाई रहे। अच्छा, ठीक है, वो और भी यूनिवर्सिटीज का योगदान है। जुडिशरी में अभी आज कल सुबह ही हमारे साथ आए थे 4 लोग। एक राजस्थान भरतपुर के सर थे, डिस्ट्रिक्ट जज में उनका हुआ है, सुबह ही आए। एक त्रिपुरा के जस्टिस मतलब जज हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, तो उनका अभी हुआ है। कुछ लोगों का सिविल जज हो जाता है, नहीं तो प्रैक्टिस 7 साल की है, लेकिन वो अपने आप में सक्सेसफुल है और आए अपने कमरे देख के गए, हम लोगों के साथ चाय पी के गए। अनुमान बस इससे लगा लीजिए कि फैकल्टी लाउंज में जब एलुमनाई मीट किया जाता है तो यहाँ के बच्चों को नहीं, जो पीसीएस जे वाले लोग होते हैं ना, उनको उस कमरे में एंट्री का मौका नहीं मिल पाता है एलुमनाई मीट में, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज या हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर इतने भर जाते हैं डीजे ना, क्यों पीसीएस जे वाला जो लोअर जुडिशरी वाला है ना, वो दरवाजे के बाहर इंतजार करते हैं। स्वतंत्रता भवन में ये सब कराइए यार, सभी लोग रहे, बीएचयू के और भी लोग रहे। उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उनकी यादें उस फैकल्टी से जुड़ी हुई हैं। अच्छा लगता क्योंकि यहीं से उनका ओरिजिन हुआ है, वो आके यहाँ रह के और क्या कुछ देख के गए हैं। नए वाइस चांसलर अभी आए हैं यहाँ पे, जानते हैं आप लोग नाम उनका? जी, सुधीर जैन सर, भारत नहीं, पद्मश्री मिला हुआ है उनको। हाँ, वो अपने किस पे मिला था ये पद्मश्री अवार्ड? नहीं आए, IIT में। लेकिन आपको प्रोफेसर्स के मैटर पे एक चीज मैं थोड़ा सा और बता दूं, पूरे भारत के किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में आपको इतने प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे। कितने प्रोफेसर टोटल है फैकल्टी यहाँ पे? ऑलमोस्ट 30+ प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूँ मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एसोसिएट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एडॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा डीयू चल रहा है मात्र 4 प्रोफेसर्स के जिम्मे, बाकी 100 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर एडॉक वाले हैं जिनको खुद का जॉब परमानेंट नहीं है। यहाँ पे सारे रीडर और प्रोफेसर्स भरे पड़े हैं। अच्छा, तो ये अपने आप में, और बहुत सारे जितने भी एनएलयू भी बने हैं वहाँ पे 2-4 प्रोफेसर्स होते हैं, बाकी नए लोग रिक्रूट होके आए हैं। यहाँ सारे लोग प्रोफेसर्स बनने के लिए क्राइटेरिया होता है ना, आप असिस्टेंट, एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर्स के पोजीशन पे जाते हैं। तो ये एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ भरे। एक अफवाह होती है कि मुरली सर के कुछ रिसर्च पेपर वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में भी पढ़ाए जाते हैं, ऐसा भी कुछ? नहीं, ये अफवाह नहीं है। ये तो अब सोचिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अगर यहाँ एक पीके सिंह जिनकी एज मुश्किल से 50 साल होगी, अरेस्ट पे, डेथ पेनल्टी पे, उनकी किताबें अगर वो पढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइब्रेरी में रख रहे हैं, कोट कर रहे हैं अपने और जजमेंट में, अपने जजमेंट में उनके रेफरेंसेस को कोट कर रहे हैं, तो ये अफवाह नहीं है। उनका ये होता है कि अगर जो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जिसको हम बोलते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं तो 200 लेक्चर पढ़ाते हैं, सिलेबस में हो ना हो, लेकिन बच्चों को अपनी रियल जिंदगी में जब वो अप्लाई करेंगे तो कितने अच्छे से कर पाएं। उनका ये मतलब नहीं होता सिलेबस खत्म हो, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन पढ़ाते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया, सर फिर भी क्लास लेके पढ़ा रहे थे। एग्जाम हो गया, उसके बाद ही कुछ बचा हुआ था, सर पढ़ा रहे थे। मतलब इतना डेडिकेटिव है। यही पैशन जो है ना, बोले ड्यूटी अगर लेके करेंगे तो उनको तो 10 से 1 का टाइम मिला क्लास का, खत्म कर देंगे, लेकिन उनको पैशन है कि नहीं सिलेबस खत्म हो, मुझे मतलब नहीं, मुझे पढ़ाना है। हाँ, जो आप बात कर रहे थे अभी पैशन की और प्रोफेशन की, ड्यूटी और पैशन के बीच का जो फर्क होता है ना। अच्छा सर, ये बताइए आप लोग का रैंक कितना रहा है जब आप लोगों ने LLB एग्जाम क्लियर किया? तो देखिए, मेरा रैंक जो है
वो करीब करीब 150 के आसपास रहा था। ठीक है, तो 150 रैंक तक होता ये है कि कुछ बच्चे, अब 100 ही बच्चे को आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा कि 100 को अलॉट मिला तो 150 पे कैसे मिल गया। तो उसमें डिस्टेंस का एक डिस्टेंस होता है, लड़कियां होती हैं, फिर उसमें जाति के कैटेगरी हिसाब वाइज से जो होते हैं, तो उस आधार पे तो और फाइनली उसके लिए भी लड़ना पड़ा है, कुछ चीजें होती है। मेरा हॉस्टल फाइनल ईयर में 3 दिन पहले, मतलब 6 तारीख को अलाउट हुआ है। अच्छा, क्या सर आप? जी मेरी 94 रैंक थी। 94 रैंक। Yes. और यहाँ पे आपका सर? मेरा 105 रैंक था। 105 रैंक था। मैंने रैंक पूछा तो मैं सोच रहा हूँ कि एक थोड़ी सी चर्चा की जाए थॉरली कि एलएलबी का पेपर, जैसे आपको कोई फोन करके पूछे कि अभिनव भैया ये एलएलबी के एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कैसे करूँ, तो आप उसको क्या बताएंगे? देखो यहाँ के एग्जाम का जो मैंने दिया था 2020 में, तो सबसे बड़ी चीज उस टाइम ये थी कि एक तो रीजनिंग और मैथ एक नॉर्मल लेवल पे 10th लेवल की आपकी आती है, और दूसरा चीज है पॉलिटिकल साइंस आपको अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी, और जो आपके आर्टिकल होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, इसको आपका नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। और इसके लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा एक जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत की बुक, वो पॉलिटी की, तो वो अगर 1-2 बार रीड करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये पेपर बहुत कठिन है, आराम से निकाला जा सकता है। एक चीज की मैं जो लीगल्स भी पूछते हैं, लीगल न्यूज को अगर थोड़ा बहुत कुछ समय से कुछ फॉलो legal कर रहे थोड़ा सा हैं तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं उससे जैसे भी। मैं एक चीज को बता दूं, जैसे ये मेरे एक बार जूनियर हुआ, तो इसका 2020 में सिलेक्शन हुआ, हम 2019 में आए। 2019 के पेपर में मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं था, एक इवन अ सिंगल क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद पूरा मैथ आ गया है। नहीं, उसके बाद इस वाले में रीजनिंग। मैथ तो था। आप इस चीज के लिए अपने आप को तैयार रखें कि डाइवर्सिटी अगर ज्यादा हुआ तो हम उसको कवर अप किसी एक सेक्शन से कर लें, क्योंकि 2019 बैच में मैथ नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं, एक क्वेश्चन, इवन अ सिंगल क्वेश्चन नहीं था, रीजनिंग भी ना के बराबर था। मुद्दा भी था। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू, क्योंकि वो इसलिए बनाया गया था एक्चुअली, एलुमनाई हमारे बीएचयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सोचा, हो क्या रहा था उसके पहले कि बच्चे एडमिशन 300 ले रहे हैं, फाइनल ईयर जाते जाते वही जो हमने पहले बताया रोजी रोटी का जो जुगाड़ है, 150-200 बच्चे बच जा रहे हैं। तो उनको लग रहा था कि जो डेडिकेटेड पर्सन है लॉ के लिए, ये मैथ रीजनिंग की वजह से वनडे एग्जाम वाला तो आ जा रहा है और वो बाद में यहाँ से निकल जा रहा है, तो हम मैथ और रीजनिंग को ही हटा देते हैं उसके बाद, ताकि वो लोग आए जो सिर्फ लॉ के लिए डेडिकेटेड हैं, सीटें खराब ना हो, जो लोग पढ़ना चाहते हो पढ़े, कुछ बच्चे वैसे ना छूट जाए जिनको लॉ पढ़ना था लेकिन किसी वजह से मैथ रीजनिंग की वजह, इस वजह से हटाया। उसका विरोध भी हुआ, क्योंकि आप देखिए अगर लॉ को समझना है, आप एक अच्छे लॉयर बनने हैं, तो आप किताबें पढ़ के नहीं बन सकते, ना ही अच्छा जज बन सकते हैं, सिंपल सा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करता है ना, तो सोसाइटी में क्या घटनाएं घट रही होती है, क्या पहले रेलिवेंट नहीं था लेकिन आज के समय में रेलिवेंट है, उसमें चेंजेस भी करती है। एडल्ट्री सेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिक्रिमिनलाइज किया, क्योंकि उस समय रेलिवेंट रहा होगा, लेकिन आज अभी क्या हुआ है, पेपर का पैटर्न सब बदल गया, सही है कि वही मैच चल रहा है? नहीं, अभी हर पैटर्न साल अब मैं आपको बस ये कह रहा हूँ, अगर आपके नसीब में है यहाँ पढ़ना तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार जो है ना पैटर्न इस तरीके से बदलता है, लक से मिलता है। हाँ, क्योंकि उसको आप जो है ना बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट कर नहीं पाते हैं, बट मोटा मोटी प्रीवियस ईयर्स ले लेंगे तो 70% आपको, क्योंकि जिस साल आपके एलएलबी का पेपर बदला, उस साल आर्ट सोशल का भी पेपर बदल गया। मतलब लगभग सभी एग्जाम्स में मेंटल एबिलिटी, जीके, जीएस, मैथ हटा दिया आती है, कभी रोक दिया नहीं, जाता है। 70% आपके पास कॉमन रहेगा, 30% के लिए आप तैयार रहें कि कुछ भी मेरे साथ। और ये तो अब पूरी तरह अगर एक्सपेक्टेड हो तो वो लाइफ ही नहीं है, लाइफ में भी चैलेंजेस होने चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ये से भी आप बोल सकते हैं ये कर ही पेपर सकते किसी हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपका आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है, क्योंकि आप जो प्रोफेशन में जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफेशन है। बहुत बड़ा प्रोफेशन। क्योंकि वकीलों को कुछ किसी एक चीज में महारत हासिल हो ना हो, लेकिन सब चीज का थोड़ा थोड़ा और नॉलेज होना इस चाहिए। फैकल्टी का एक आपको और बता दें, जैसे लैंग्वेज का लोगों में दिक्कत होता है, डीयू में आप देखते हैं तो खाली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश का ऐसा कॉम्बिनेशन, क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में और ऐसा कॉम्बिनेशन टीचर करते हैं कि आपको नहीं फील होगा कि आप, क्योंकि आप अगर हाई कोर्ट में जज या जस्टिस बनते हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ट्रायल कोर्ट के जो भी प्रोसीडिंग्स आते हैं, इवन यूपी, बिहार, राजस्थान में, तो हिंदी से आएंगे, आपके आर्गूमेंट होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो आप उस चीज को मतलब फेस इतना ज्यादा आपको ना फेस करना पड़े कि बहुत दिक्कत हो। और इवन अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होगी बोथ में, तो आपका जजमेंट अच्छा होगा, आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है जो हमारे प्रोफेसर हमको देते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। मतलब काफी अच्छी रेटिंग है यहाँ की। और
मतलब यहाँ से पढ़ना NIRF के रैंकिंग में हमेशा BHU का पोजीशन रहा एक पोजीशन रहा है, लेकिन BHU का पोजीशन लोग बोलते हैं IIT BHU की वजह से आता है, IMS की वजह से आता है। एक मिनट, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात की जाए तो उसमें IIT का सिर्फ रोल तो है नहीं, क्योंकि पोजीशन बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार होता है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उस सारे क्राइटेरिया में सिर्फ एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आपको आगे नहीं और निकाल सकता। NIRF की भी रैंकिंग के ढेर सारे सेक्शंस होते हैं कि किस किस रैंकिंग, Hostel और हम facilities कौन सा उठा करके उसको तीसरे नंबर पे रख रहे हैं। हाँ। ये भी हॉस्टल फैसिलिटीज क्या NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 पे आने वाली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? एजुकेशन क्या ये 3rd लेवल की दे रही है? सुविधाएं क्या ये तीसरे स्थान की दे रही है? नहीं, देखिए ये NIRF का जो अपना पैरामीटर होगा उस पे अगर आई है, उन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती है तभी तो ये रैंकिंग उस मिलेगी। पैरामीटर में सेफ्टी होगा? सेफ्टी, अरे भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लॉ फैकल्टी में जो डिजेबल लोग हैं, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उनके लिए लिफ्ट तक का प्रोविजन है। ये जबकि तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। लड़कियों का सेफ्टी BHU में क्या है? सेफ्टी आपको BHU में 2017 में एक छोटी सी छेड़छाड़ हुई थी, लड़कियां मुखर हो के सामने आई, और उसके बाद अगर अब अभी के समय में जो प्रोक्टोरियल टीम है, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि मतलब लड़कियां जो यहाँ पे अनसेफ फील वाली बात कुछ कहेंगी। हमेशा एक तो बहुत मुखर रहती है, आपकी दोस्त आपकी बैचमेट्स लोग ऐसा बोलते हैं कि हम एकदम कैंपस में एकदम सेफ महसूस करते हैं। सारी की सारी लड़कियां बहुत सेफ महसूस करती है। प्रोक्टोरियल बोर्ड यहाँ पे उनका इंटेलिजेंस खुद, कोई भी एक भी घटना जो होती है ना यहाँ पे, वो अनरिपोर्टेड नहीं जाती हैं और सब पे बहुत अच्छे से चेक रखा जाता है। आप किसी भी समय आपको सिविल यूनिफॉर्म में प्रोक्टोरियल इंटेलिजेंस के लोग आपको मिल जाएंगे, जो कि एक एक रिपोर्ट जो है ना, इतने बड़े 1300-1350 एकड़ के कैंपस में सेफ्टी इस हद तक इंश्योर की जाती है कि अब बताइए, आपको बता तो LIU रखे जाते हैं एकदम बहुत अच्छा। आप किसी भी कोने में जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब जो CCTV कैमरा है ना, उसके बगैर ये चीजें हैं। CCTV कैमरा बहुत कम जगह लगे हैं, लेकिन आप कभी भी, आपको हमेशा ये महसूस होगा कि मैं निगरानी में हूँ। कोई भी लड़कियां सेफ हैं, मतलब एकदम बहुत सेफ है यहाँ पे। आप कभी यहाँ पे मोलेस्टेशन के केसेस वगैरह बहुत कम सुनते होंगे। उसको सेफ्टी के लिए साइबर लाइब्रेरी अब 5 बजे तक ओपन रह रहा है। आप साइबर लाइब्रेरी विजिट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं, लेकिन किसी भी टाइम जाइएगा तो आपको रात में 2 बजे 3 बजे साइबर लाइब्रेरी से आपको सीर गेट पे आपको चाय पीते हुए दिख जाएंगी। तो अगर 2 बजे रात में लड़कियां दिख रही हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे LLB के हैं तो भगवान दास में रखे गए हैं, लड़कियां LLB की कहाँ रखी जाती वो उनके लिए स्पेसिफिक हॉस्टल नहीं है वो, क्योंकि लड़कियों का ये डिमांड, ये लड़कियों को हॉस्टल पहले अलाउड नहीं होता था लॉ फैकल्टी में। ये 2017 में एक इशू क्रिएट हुआ, कुछ लड़कियों ने प्रोटेस्ट करा, तो फिर जो हॉस्टल के DSW जो हुए और जो हॉस्टल रजिस्ट्रार्ड हैं, उनके सहयोग से फिर लाइब्रेरी में लड़कियां आ रही हैं। हाँ, लाइब्रेरी में मैं खुद सुबह 5 बजे आया हूँ लाइब्रेरी से। मतलब आपको लड़कियां दिख रही हैं वहाँ पे? कितने औसत है, क्या रेशियो है? ऑलमोस्ट मैंने जब भी जा रहा हूँ तो करीब 25, 30, 35 लड़कियां हो रही है। और 2 बजे रात में अच्छा, वो सीर गेट पे एक चाय की टफरी है गेट के बाहर, वो तो सीर गेट तक जा रही, क्योंकि गेट सारे क्लोज हो जाते हैं सी द्वार को छोड़ के। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आपने बताया कि लड़कियां आपके फैकल्टी की LLB की गोमती में रहती हैं, जो कि त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। हाँ, कुछ कावेरी में भी रहती चलिए, ये तो सही है। त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स 10 बजे बंद हो जा रहा है, तो वो कौन सी लड़कियां हैं जो वहाँ चाय पीते हुए दिख रही हैं? नहीं, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कुछ लड़कियां जो बाहर रह रही हैं, बाहर रह रही हैं, जिनको हॉस्टल अलाउड नहीं हुआ है, उनका हॉस्टल बाहर भी बंद कर दिया जाता है 10 बजे 8 बजे। नहीं, जनरली हॉस्टल 2 तरह से बंद हो रहे हैं। हॉस्टल 10 बजे बंद हो रहे हैं, लाइब्रेरी तो 10 बजे खुला हुआ है, हॉस्टल सुबह 5 बजे खुल जा रहे हैं। एक बात बताइए सर, जब BHU में ये मुद्दा उठा कि लाइब्रेरी खुलेगी और लड़कियों का हॉस्टल 10 बजे नहीं खोला गया, तो बाहरी लोगों पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि लाइब्रेरी के नाम पे छोड़ देंगे? इसके लिए लड़कियां अपने हॉस्टल से, और उन्होंने पिटीशन VC को इस बारे में बोला है कि हाँ, हमको भी अब जैसे लड़के जा रहे हैं, एक्चुअली ऑफिशियली गर्ल्स हॉस्टल हो बॉयज़ हॉस्टल हो, 11 बजे सबको, बॉयज़ हॉस्टल को भी 11 बजे बंद होना है। बट यहाँ पे एक अनऑफिशियल है कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और एक तो ये बात मानेंगे ना, आपकी पैट्रियार्कल सोच जो है, पुरुष ज़्यादा सुरक्षित या फिर वो फिजिकल पावरफुल ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे, लेकिन लड़कियां उसके लिए लड़ रही हैं। जो स्टीरियोटाइप सोच है वो पास की जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जी बिल्कुल। तो इस जनरेशन अच्छी नहीं की गई है लड़कियों को लेकर के, अच्छा धारणाएं नहीं बनाते हैं लोग। हमको लोग बोले कमेटी बैठी और वो इस पे विचार कर अच्छा, रहे हैं। आप बहुत ही जल्दी उनको भी
उनके हॉस्टल से भी उनको वो मिल पाएगा कि आप जाके और जाके लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ें रात हमने को, जैसे देर रात बात तक। भी किया कुछ लोगों से, तो हमारी अथॉरिटी ने ये बोला कि हम उनको 7 घंटे का रिस्ट्रिक्शंस कैसे दे सकते हैं, और ये फंडामेंटल राइट हमारा बनाया हुआ है, तो हम इस पे बहुत जल्दी विचार करेंगे और उन लोगों को खोलेंगे, क्योंकि ये तो हम वायलेशन कर रहे हैं। हम खुद कानून पढ़ाते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब पे बराबर लागू होता है। बराबर लागू होता है। लड़कों के लिए तो लड़कियों के लिए भी होना वहाँ पे चाहिए। रेस और जब लड़कियां रास्ते पे हैं, लड़के हैं, सड़कें सुनसान नहीं है, तो सेफ्टी इश्यूज अपने आप बहुत हद तक जो है वो और मुझे हो जैसा जाता लगता है कि ये सर्व शिक्षा की राजधानी बोलते हैं, तो रात दिन में क्या ही फैसला, जिसको दिन में पढ़ना हो दिन में पढ़े, रात में पढ़ना हो पूरे दिन खुला रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छे से दिक्कत पढ़ें। नहीं है। और लड़कियां यहाँ सेफ हैं आप लोगों के हिसाब से? अंदर कैंपस में आप कभी भी अगर किसी को विजिट करना है तो वो 10 बजे 11 बजे, जिनको इस बात का संदेह है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, वो गार्जियनशिप के रूप में भी कभी रात में बनारस एक रात स्टे करके BHU का सिंह द्वार खुला रहता है, अंदर किसी भी माध्यम से 10 बजे 11 बजे वो किसी लेन पे घूम जाएं, उनको लड़कियां 10 बजे तक घूमती हुई नजर आ जाएगी। अगर सेफ नहीं होगा तो लड़कियां इस रेशियो में तो नहीं और मिलेगी। बाहर में रहने वाली लड़कियां, IIT में पढ़ने वाली लड़कियां, मेडिकल्स में पढ़ने वाली लड़कियां, ये लोग रात को मौजूद रहते हैं रास्तों पे। थोड़ा फ्रैंक माइंडेड गिने जाते हैं उन लोगों की सोच अलग होती है, उन लोगों को एक अलग स्टीरियोटाइप चीजें समझाई जाती हैं। लेट भी हो सकता है उनको बहुत कारणों से ये चीज़ें दी गई हैं, जो कि अब इनको भी देना चाहिए। फैकल्टी में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जो हॉस्टल्स में है, जिनका 10 बजे बंद हो जाता है, चाहे वो MMV की लड़कियां हो या फिर त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स की लड़कियां हो, इन सबको धीरे धीरे मिलना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी सब पे बराबर तरीके से लागू होनी चाहिए। एक साथ दो कोर्सों को करवाने का अनुमति दे सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, मोदी जी के हिसाब से बोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जब इन सब चीज़ों का हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी खोल देनी चाहिए। रात में लड़की लड़का क्या, हाँ, अभी लाइब्रेरी 11 बजे मतलब 5 बजे तक ओपन हुई है, तो ये भी जल्दी निर्णय आएगा कि जब सेफ्टी की बात होती है, तो जब अगर कोई लड़की किसी अपने पुरुष मित्र के साथ जा रही है, तब तो समझ में आता है वो कंफर्ट जोन में जा रही है। लेकिन जब 4 लड़कियां अगर अकेले घूम रही है, 2 लड़कियां अकेले घूम रही है, तो इसका मतलब है उनके साथ सिक्योरिटी का कोई इशू है नहीं। ऐसा BHU में दिख जाता है। हाँ, आप किसी भी टाइम पे यहाँ से गुजर जाएं, ये क्योंकि इस लेन में ज़्यादा इसलिए दिखेगा क्योंकि लेन वाइज जो है ना 3-4 सर्कल के रूप में BHU बना है। एक लेन पे फैकल्टी है, एक लेन पे सेंट्रल ऑफिस है, एक लेन पे ग्राउंड है, और इस लेन पे हॉस्टल्स भरे पड़े हैं। तो जब भी अब रात की बात करेंगे तो फैकल्टी तो बंद हो जाती है, ग्राउंड बंद हो जाते हैं, तो आपको हॉस्टल वाले लेन पे ही लोग दिखेंगे ना। अब इसको हम सेकंड लेन पे जाके ढूंढेंगे तो वहां तो मिलेंगे नहीं। तो इस लेन पे आपको कभी भी मिल जाएगी 2 लड़कियां, सिंगल लड़कियां, 3, 10 बजे लड़कियां वॉक करती हुई नजर आ जाती हैं। नाम भूल गया भैया आपका, क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, शायद मैंने पूछा ही ना, उसके लिए मैं आपको कोई माफी बात चाहता नहीं। हूँ। भैया एक थोड़ा सा काउंसलिंग करिएगा, जो बच्चे ग्रेजुएशन से निकल करके लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो 12th से पास आउट हो करके, एग्जैक्ट हम लोग उसी बात करेंगे, बस उसी बिंदु पे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई है कि 12th पास करने के बाद सबसे बेस्ट कॉलेज उसके लिए BA-LLB के कौन कौन से हैं भारत में, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, उसके बाद LLB करने के लिए क्या है? देखिए, 2 साल से NIRF का जो रैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से डमाडोल हो गया, बिकॉज कोविड में एग्जैक्ट रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब 12th करने के बाद अगर लॉ, देखिए प्रोफेशन आपको क्या बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। कारपोरेट में जाना है, NLU जाइए, ठीक है। आपको लिटिगेशन करना है, DU, BHU जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या आप ग्रेजुएट हो गए यहाँ आ जाइए। जुडिशरी में जाना है, क्योंकि अभी जिस चीज़ की बात हम लोग कर रहे थे वीडियो में कि TS ठाकुर और वेंकट चिलैया आए हैं, उन्होंने एक चीज़ बोला जो बहुत मार्केबल बात थी कि हमने NLU को बनाया था कि यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को इन्हेंस किया जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ के बच्चे कुछ ही परसेंटेज में जुडिशियल सिस्टम में आ रहे हैं, वो लोग कारपोरेट कल्चर में चले जा रहे हैं। तो जिस रिफॉर्म के लिए NLU को बनाया गया था वो एक्चुअल में हो नहीं पा रहा है। तो आप अगर अपना मोटिव डिसाइड कर लेते हैं, आपको लॉ करना है और तो कुछ ठीक है। कॉलेजेस नहीं, और NLU अपने आप में लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई हो रही है। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो प्रोमिनेंट, अलीगढ़ जामिया। सबसे एक चीज़ और होती है BA-LLB, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में BA-LLB होता है, और भी बहुत जगह BA-LLB। तो लोग मुझसे पहले पूछा करते थे कि BA-LLB मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, और अब ख़त्म होने के बाद तैयारी करना चाहता हूँ, जुडिशरी, तो मैं तैयारी करने के लिए कहाँ जाऊँ? लखनऊ में कोई बेस्ट कोचिंग नहीं है, तो उनको लगता है कि अभी नया कुछ ब्रांच खुल रहा है लखनऊ में, वहाँ पढ़ा जा सकता है, उनको ऐसा लग रहा है। वो इलाहाबाद आना चाहते हैं, तो इलाहाबाद कौन से कोचिंग में? बेसिक चीज मैं बता दूं, वो मीडियम क्या है। जो बंदा पढ़ा हुआ है, जुडिशरी की तैयारी हाँ, के लिए मैं जो बंदा या बंदी पढ़ी हुई है, क्लासेस अटेंटिव होके अटेंड किया है, उनको
कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनफ मटेरियल है। खासतौर पे ठीक है। और ये बीएचयू के लेक्चर जिसने लिए हैं उसको कोचिंग की जरूरत मुझे नहीं लगता है पड़ेगी। वो प्रोफेसर्स आप पास आउट होने के बाद भी वो अवेलेबल हैं कि बेटा किसी भी समय कोई दिक्कत हो, उनका व्हाट्सअप कांटेक्ट है, उनका लगभग जो अटेंटिव है उनके पास सर प्रोफेसर का फोन नंबर है, किसी भी टच में उसके बाद भी रहते हैं, कभी भी आप रह सकते हैं, किसी भी आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि अभी जुडिशरी का जो है वो मेंस का रिजल्ट आया, अब इंटरव्यूज़ के लिए जाना है तो बहुत सारे प्रोफेसर्स जो हैं वो जो कांटेक्ट में है बच्चे वो यहाँ पे आके उनके चैम्बर में और इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके उसके हिसाब लिए। से कहाँ जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए? मुझे लगता है और यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बीएचयू से कोई बच्चा पढ़ा है यहाँ पे तो शायद उसे कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, अगर BHU क्योंकि से मेरे नहीं पढ़ा हम है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं, खास मेरे बगल के एक अंकल हैं वो यहीं से पढ़े हैं और वो अभी एडीजे हैं मध्य प्रदेश में। और मैं आपको बता रहा हूँ कोई कोचिंग नहीं अगर लिया आप उन्होंने। कोचिंग के हिसाब से अगर देखें तो इलाहाबाद जाइए, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से एकेडमिकली नहीं हुई है, लेकिन अगर आपकी एकेडमिकली हुई है तो आप पक्का चित्तूपुर आ जाएं, क्योंकि चित्तूपुर से हर साल बहुत सारे जजेस निकलते हैं। चित्तूपुर से भी जज हाँ, निकलते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई किए हैं वो चित्तूपुर में रहे कि 1-2 साल और तैयारी करते थे। क्योंकि लॉ फैकल्टी चित्तूपुर के पास है। और नहीं, अब अनीस भैया हैं, हम जब 19 में आए थे, उनका 19 में ही पास आउट हुए, एलएलबी हुआ, 20 में उनकी जुडिशरी में सिलेक्शन, एलएलएम कर रहे थे, जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया। तो आप अटेंटिव होकर रहे हैं, और चित्तूपुर इसलिए कि लॉ फैकल्टी के नज़दीक है, अगर आप यहाँ से किए हैं तो टीचर्स के संपर्क में हैं, और इवन दोस्त की हमारी लाइब्रेरी और एडमिनिस्ट्रेशन इतना लिबरल है कि अगर कोई लॉ का इंस्पायरेंट बंदा है और वो डेडिकेटेड है, वो अगर डीन से एक बार बात कर ले तो लाइब्रेरी एक्सेस करने का परमिशन उनको दे देते हैं। मतलब ये पास आउट होने के बाद भी? पास आउट होने के नहीं, जो यहाँ के नहीं भी हैं और लॉ में इंस्पायरेंट है, और वो अगर 2-4 बार उनका डेडिकेशन उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा, आप अगर बाहर के हैं तो वो दिखा देते हैं, तो आपको वो बीएचयू की लॉ लाइब्रेरी, बीएचयू की लॉ लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी के बाद अगर सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी, ये बाहरियों लोगों के लिए स्कोप है जो इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ है वैसे। नहीं ये लेकिन बिल्कुल होता है, अगर आप में अगर आप कैपेबिलिटी है तो आप dedicated कर हैं तो सकते हैं। आप और अपना दूसरी- डेडिकेशन दिखाइए। अब दूसरी- वो आपसे 4 सवाल कर दिया और आप उनका जवाब नहीं दे पाए तो आपको थेरो नॉलेज नहीं है। एक इंटरव्यू के तहत आपको गुजरना पड़ जैसा सकता कि है। आप- आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस जब फंस जाते हैं ना, तो हमारी लॉ लाइब्रेरी आप 1700 के बाद से जितनी किताबें हैं और जर्नल्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, इतने सारी किताबें हैं कि जब कोई सीनियर लॉयर्स जो होते हैं ना, उनको कोई इशू फंस जाता है, उनको रिसर्च करना होता है, तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली आप आते हैं लोग हमारे जर्नल पास। एक्सेस कर पाते हैं? जो भी जर्नल, सब कुछ। उसके बाद भी एक SCC ऑनलाइन एक वेबसाइट है जिसपे कि ये जितने भी रिपोर्टर्स हैं ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो गए, जितने एक्ट्स हैं, जितने जजमेंट्स हैं, केसेस हैं, तो सबका जो है ना वो SCC ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन एक्सेस भी हमको दिया गया है, लॉ के हर एक फील्ड बच्चे के में- पास है ये। लॉ के फील्ड में मनु पात्रा, SSC ऑनलाइन, ये ऐसी सर्विस है जिसको हर कोई एक्सेस करना चाहता है, और उसके लिए लाख रुपया पे करना पड़ता है उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। वो लॉ लाइब्रेरी में फ्री में अवेलेबल है। लॉ लाइब्रेरी के पास अपना खुद का साइबर लाइब्रेरी भी है, जहाँ पे 30-35 सिस्टम लगे हुए, बच्चे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। उनको सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ के पास खुद की बैठने की 80 से ज़्यादा बच्चों के बैठने की कैपेसिटी की खुद की लाइब्रेरी है। जहाँ पे 300 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे 80 बच्चों को बैठने के लिए कैपेसिटी 30। मैं आपके लाइब्रेरी में गया हूँ, काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है। और यहाँ का फीस का भी बात आपको जैसा बता दें, लोग बोलते हैं कि हम जाके दिल्ली में कोचिंग कर लेंगे। अगर हमको 3 लाख का कोचिंग ही करना होता है, जैसे लोग कराते हैं, जैसा मैंने सुना है, 2300 रुपये में हमारा 1 साल का पूरा साल का फीस लगता है, 1700 रुपये सेकेंड ईयर का लगता है, और लगभग यही भगवान थर्ड ईयर में। हॉस्टल का तो फीस आप समझ रहे हो 6000 रुपये में LLB हो जाता है, और 3 लाख जो रुपए में कि- कोचिंग जो होता है, तो कि आप बहुत पूरा LLB 6000 में हो 6000 गया। 6500 रुपये में LLB हो जाता है। NIRF के रैंकिंग फ्रेमवर्क में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कहीं टिक भी नहीं रहे हैं, टॉप 10 में भी नहीं। उनकी फीस जब जोड़ेंगे ना, तो आप इसमें कितना कम से कम 3 शून्य तो ऐड करना, 2 शून्य तो ऐड करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी कभी-कभी। हाँ, उससे ज़्यादा भी 3 लाख 2 लाख 3 लाख से तो एनुअल फीस ही नहीं है कहीं। यहाँ पे मतलब एक सेमेस्टर का 1600 फीस होता है हॉस्टल का, हाँ, और उसके बाद एक लड़के का खर्चा शायद एक महीने में 1180 आपने ज़्यादा बता दिया। 1180 रुपये एक सेमेस्टर, मतलब 1 साल का हॉस्टल का। हॉस्टल का फीस है। 1 साल का। हाँ, फर्स्ट ईयर में 3180 लगता है, जिसमें 2000 कॉजन मनी होता है, पास आउट के बाद मिल जाता है, तो 1180 1 साल का हॉस्टल फीस 1 है। साल का 1180 रुपये में रहते हैं भाई साहब लोग यहाँ पे। हम भी ऐसे ही करते, क्या ही बताया जाए। तो काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे जो लड़के आते हैं वो मीडियम वर्ग के होते हैं,
और कितना खर्चा लगभग आपको खाना वाना यहाँ मिल गया अगर कितना खर्चा? यहाँ मेस का डाइट जो है 45 रुपए की है। ये खाना हटा दीजिए, पूरा हम 3000 जोड़ दे रहे हैं कि हटाइए इसको। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या खर्चा आता एक्स्ट्रा है? करिकुलर में आप अगर 1000 से 2000 रुपए में ना बहुत मजे से सरवाइव कर लेंगे इस BHU में एक महीने में? एक महीने में, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में वो पेन पेंसिल बुक्स के अलावा बुक्स को तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लॉ लाइब्रेरी आपको 4 बुक्स प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। ठीक है, और वो भी आप सेंट्रल लाइब्रेरी अगर गए ही हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि बुक्स को जेरोक्स करने का भी सुविधा है, जो कि 2000 की बुक्स हैं, 3000 की बुक्स हैं, वो 200 रुपये में आप जेरोक्स करवा के अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए अब हमको अच्छा वाला बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल तो वही मिलेगा, चाहे जेरोक्स हो या कुछ भी हो। ये भी सुविधाएं? हाँ, सेंट्रल लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के अंदर जेरोक्स का शॉप, जेरोक्स मशीन है, वहाँ से आप किसी भी बुक्स का जेरोक्स करवा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आप परमानेंट अपने पास रख के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे बिंदुओं पे बातें हुई कुछ। और SC ST बच्चों के लिए, जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए एक और फीचर है कि क्योंकि वो SC ST जो अब इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए 10 किताबें लॉ फैकल्टी प्रोवाइड करवाती है मात्र 10% कॉस्ट पे। 10 किताबें? हाँ, 4 किताबें तो लाइब्रेरी की बुक और 6 किताबें मात्र 10% कॉस्ट लेके उनको प्रोवाइड करते हैं कि 10% दीजिए और आप इसको पूरा साल रख के। और किताब ये नहीं है कि आपने सेमेस्टर के शुरुआत में ले लिया, आपको 1 महीने बाद जमा करना होगा, पूरा सेमेस्टर हो जाए, पूरा आराम से पढ़िए, अपने पास मतलब इतनी किताबें होती हैं? इतनी किताबें हैं। हैं, एक राइटर के एक सब्जेक्ट के 100 150 किताबें हैं। ठीक है, इतनी तो लाइब्रेरी में रखी मिल जाएंगी। हम इसको थोड़ा रैप अप करेंगे और कुछ भी घटेगा तो मैं दोबारा पक्का आऊँगा। कि मैं कुछ कॉन्फिडेंस पे कुछ लोगों को ले रहा हूँ कि हमारे पास अगर टॉपिक आए तो हम अपने ही लोगों से बातें करें। जैसे इस हॉस्टल में आप लोग हुए, किसी और हॉस्टल में और भी लोग हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे ही आप ही लोगों को थोड़ा संभालना है चैनल को। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत है। अच्छा चैनल है, इसमें आप देखिए और इसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो एक्चुअल बनारस, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप पाना चाहते हैं, आपको एक्चुअल चीज़ें मिलेंगी। और भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बांट रहे हैं हम लोग। एक्चुअल चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। बाकी आप न्यूज़ चैनल पे तो देख सकते हैं, वो बताएंगे ऐसा है वैसा है, वो अलग चीज़ें हैं, वो कुछ भी बना, मतलब ये नहीं बोल सकता हूँ चौथा स्तंभ है, लेकिन इससे आपको एक्चुअल चीज़ें मिलेंगी। ये जो इस चौथा स्तंभ है, इसको मैंने अभी तक पूरा मीडिया ठीक से बनाया नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ, छात्र जो बोलेंगे वो छात्र सुनेंगे और यहाँ आएंगे, वो फॉलो करेंगे, वो अपनी लाइफ जिएंगे, इसलिए द स्टूडेंट लाइफ नाम रखा है। जी, पूरी जीवनी छात्रों की अपलोड कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर गलत हो, कुछ इधर उधर हटे, सभी लोग छात्र हैं, माफ़ी कर दें। नहीं, देखिए जेन्युइनिटी इसमें है ना। हाँ। कि आप जेन्युइन पर्सन से जाके बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी ऐसे पर्सन से जाके बात करें, बाहर से आपको फ्रेमवर्क कुछ दूसरा दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर हॉस्टल के कैंपस के अंदर हैं, हॉस्टल के बच्चों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी जो लोग आए हैं वो ऐसे तो आए नहीं हैं, किसी न किसी वजह उद्देश्य के साथ आए हैं। वो अपना 3 साल ऐसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो मेरिट भी लेके आए हैं, क्योंकि 20-21 हज़ार 22 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं LLB के लिए, BLLB का मिला के, और 200-250 बच्चों का सिलेक्शन होगा। कट ऑफ कितनी चली जाती है? करीब 270 से पार हर बार। 270 से पार हर बार। अप्रोक्सीमेट अगर आप कैटेगरी आपके साथ नहीं है तो आप अपने आप को 270 पे भी लाके सेफ नहीं फील कर सकते, क्योंकि आप अगर 280-90 गए हैं तब आप सेफ फील करेंगे। तो यहीं पे हम इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई साहब हैं पीछे, जो हमारे छोटे भाई खड़े हैं, शायद उनका हाथ बहुत दर्द कर रहा है, 40-50 मिनट से कैमरे लेकर के खड़े हैं, और माफ़ी चाहेंगे आपसे भी। और हाँ, ऑडियंस से भी हम बोलेंगे कि अगर हमसे कुछ छूटा है तो आप हमको कमेंट करिएगा। भाई लोग अभी यहीं पे रहेंगे और हम लोग इसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप, सजेशन है फॉर आपके लिए, कि आप इन वीडियो में कुछ वैसे पर्सन्स का नाम और नंबर भी जो इंटरेस्टेड हों, तो बच्चों को आपके द्वारा आप अपने पास उसका डाटा रख लें कि अगर कोई बच्चा कमेंट में लिखता है तो उनको ये चीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि जेन्युइनिटी से उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। हाँ, ऐसे यहाँ पे कुछ लोगों का नंबर मैं एक डायरी बना करके रखता हूँ और उससे हर चीज़ काम करता रहता हूँ। अगर पूछे कोई लॉ के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखा आपको मिला तो आप आपको नंबर भी हम प्रोवाइड कराएंगे, और आप अगर आना चाहते हैं, यहाँ पे मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप आएं। तो ये भी चैनल आपको ये भी काम स्टार्ट कर रहा है भैया लोगों की मदद से। ये मतलब मेरा पर्सनल, क्योंकि मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे मिले फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े कि उन्होंने लॉ देखा, इंस्टा पे देखा, तो उन्होंने हमको पर्सनली मैसेज करा कि भैया मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मुझे मदद मिलेगी, क्या आप नंबर दे सकते हैं? तो सामने से इस तरह के में डाल दें क्या नंबर आप लोगों का? इवन इफ यू बहुत परेशान हो मेरे जाएंगे। पास अभी कर्नाटक से एक बच्चे का मैसेज आया कि आप हॉस्टल के हो बारे जाएंगे आप लोग। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, इसमें अब
यही चीज़ मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब 9 से 5 के बीच कॉल ना कर दें, 2 बजे रात में कॉल ना कर दें। अब इस कर्टसी को उनको मेंटेन करना है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी को परेशान करने लगेंगे तो फिर तो दिक्कतें बाकी आएंगी। आप कल देखिए, हम मतलब इतना इंटरेक्टिव माहौल है कि कल एक मतलब जज साहब आए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो आके मतलब आप इवन किसी थाने में जाओ और कांस्टेबल आपको नंबर नहीं देता, वो पता नहीं क्या लोग समझते हैं, वो आके आपसे बोल रहे हैं कि मेरा नंबर लीजिए, आइए भरतपुर, कभी आइए बैठिए आके, आपको जो ज़रूरत हो वो चाहिए, ये मेरा रूम नंबर था। तो बहुत देखिए, नंबर किसको दिया जाता है? जो लगता है कि इसको जरूरत होगी, लड़का पढ़ने में, अब वो मेरा भाई है, मैं उसको नंबर दे सकता हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना कि नंबर देने से इतने कॉल आते हैं, एक दिन में एक बंदा आपको 20 बार कॉल करता है। इसीलिए आपको सजेस्ट किया कि आपके कमेंट बॉक्स में जो लिख लें, आप डायरी बना के रखें, आपको लगे कि वो जेन्युइन है। क्योंकि आपके पास एक प्रोसेस है ना स्क्रूटनाइज करने का, तो उनको लगे जेन्युइन है तो फिर उनको फॉरवर्ड कर दें कि हाँ ठीक है, फिर आप इसका एसेस मैं और भी आपको इजी कर दे रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पेज पे घूमिए, द स्टूडेंट लाइफ, और आइए वहाँ पे, आपको जिस फैकल्टी की ज़रूरत है आप हमें बताइए, आपको वहाँ पे नंबर देंगे। कमेंट में शायद नंबर ये पूरी पब्लिकली पड़ जाए, और हमें लगेगा कि नहीं आपको देना चाहिए, आपको ज़रूरत है। जैसे वो जज साहब जेन्युइन समझ के दिए ना, तो हम भी जेन्युइन समझ करके आपको देंगे नंबर। आप विजिट करिए पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, या फिर ट्विटर पे आइए। तो इसी हिसाब से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हिमांशु मिश्रा मिलेगा आपको नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही थोड़े करेंगे। नमो पार्वती पते महादेव की नगरी में महादेव से महादेव, दो ही महादेव, अंत भी मतलब एक मालवी जी और एक महादेव, बस दो ही मेरे आदर्श है, सहारा है, उन्हीं की वजह से सारा कुछ कर रहा वहाँ हूँ। पहुँच जाएंगे जहाँ आपने सोचा भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, आप सब लोगों को एक पास खड़ा होना चाहिए। किसी के कमरे में खटखटा के बुला लीजिए बाहर, सबको ऐसे या ही फिर तुम माइक ले घूम जाओ, लोगों से अलग अलग लोगों से पूछ लो। तो चलो, फिर तब सच में कैंडिडेट निकलेगा जब तुम ऑफ गार्ड पकड़ लोगे लोगों को। ये कभी कभी हम लोग देखिए कैमरा, पता नहीं कैसे आज पहली बार हुआ। कोई नहीं, वकीलों के सामने पुलिस का ही मांग करते हैं, तो अब तो मीडिया वाले भी अब डरने लगे। दिल्ली की घटना ज्यादा पुरानी थोड़े है, 6 महीने पुरानी घटना है। के आसपास भीड़ होती ही है, डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, भीड़ बढ़ जाती है। सबसे पंगा ले, वकीलों से पंगा न ले। अरे दिखाओ यार।